हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में साइंस में केमिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ध्यान रहे बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और केमिस्ट्री का बेसिक है। यहाँ पे बहुत सारे बेसिक्स जो फ्यूचर में आपको स्टडी करने हैं वो पढ़ाए गए हैं क्लास 9th में आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंडर में। ओके बच्चों, तो आपको अगर ये वीडियो अभी भी मिला है कहीं से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप सर्च कर रहे थे, आपको ये वीडियो मिला है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने बच्चों एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से कवर किया है कि नहीं। मींस एनसीईआरटी को कवर करने का ये मतलब है कि आपने चैप्टर पढ़ा है कि नहीं, मतलब पढ़ा है, खुद से पढ़ा है, तो खुद से उतना अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएगा आपको, या तो किसी टीचर ने पढ़ाया हो, अपने कोचिंग में आपने कहीं से पढ़ा हो, या कोई होम ट्यूटर आपका आता हो उसने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया हो। सर मैंने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, किसी ने मुझे नहीं पढ़ाया, तो जाइए बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर के वीडियोस देखिए। कहाँ मिलेंगे सर ये इस चैप्टर के वीडियोस? बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, पिन्ड कमेंट पे रीड मोर पे आप क्लिक करो, जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा होगा ना उसको पिन कमेंट बोलते हैं, वहां रीड मोर पे आप क्लिक करोगे तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लिंक आपको ऊपर मिलेगा, ऊपर जो लिंक मिलेगा, ठीक है, वहां पे इस चैप्टर को हमने पढ़ाया हुआ है। बच्चों घबराइएगा नहीं, वहां पे आपको 20 या 21 पार्ट्स, आई थिंक कितने पार्ट्स हैं टोटल? 21 पार्ट्स हैं। हाँ 21 या 22 पार्ट्स ऐसे आपको मिलेंगे। आपको वहां पर 15 पार्ट्स हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपको बच्चों वहां पहले टाइम देना है। ओके, टाइम देना है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आपने सर्च किया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करें 1 घंटे में फिनिश, तो उससे काम बनने वाला है नहीं। तो पहले आपको चैप्टर के वीडियोस अच्छी तरीके से देखने हैं, ईयरफोन लगाना है, नोट्स बनाने हैं अच्छी तरीके से। जब आप वो चैप्टर देख लें, वहां से जब आप कॉन्सेप्ट समझ लें, तब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट करिए। बिकॉज यहां पर मैं आपको बताऊंगा तो सारी चीजें बच्चों यहां पर, बट यहां पर आपको फील तब अच्छा होगा जब आपने चैप्टर की क्लास करी हो, मतलब जहां पे मैंने चैप्टर पढ़ाया उसकी भी आपने क्लासेस करी हो, उसके भी वीडियोस आपने देखे हो, ठीक है। बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बच्चों जैसा कि आपको पता है जो बच्चे लगाते हैं क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज वीडियोस को पहले देख लें, कमेंट सेक्शन को चेक करें। इसके अलावा फिजिक्स और मैथ्स का भी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक नीचे दिया, जाके चेक करिए प्लीज नीचे। ओके, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर? ओके, 360 ग्राम ऑफ वाटर, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं ना, तो आप 360 ग्राम का थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो, हाँ ये कितना होता होगा। 250 ग्राम सब्जी लेने जाते हो ना, हाँ तो 250 ग्राम सब्जी से थोड़ा सा ज्यादा है, 250 ग्राम से 110, अगर आप ज्यादा कर दोगे, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा? 360। तो स्टूडेंट्स 360 ग्राम वाटर आपको दिया हुआ है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। देखो बच्चों समझो, हमने जब आपको पढ़ाया था क्लास में मोल कॉन्सेप्ट, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि भाई 1 मोल में, केमिस्ट्री में अगर 1 मोल की बात करी जाए तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 या 23, किसी किसी बुक में लिखा रहता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 3 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। 1 मोल की अगर बात कर रहा है तो ये 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20, नॉट 3, 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। अब ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। केमिस्ट्री में आयंस पार्टिकल्स आपको 3 तरीके के मिलेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस मिलेंगे, ठीक है, वो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहां पर एक चीज और याद होनी चाहिए कि 1 मोल का जो मास होता है, 1 मोल का जो मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास, ठीक है। तो 1 मोल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास। अब जैसे कि समझो जरा, मान लो हमने आपको ओनली H2O लिखा, तो बताइए ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको? ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि H2O का आप इसको 1 मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो और H2O का इसको 1 मोल भी बोल सकते हो। क्लास में हमने आपको इसको बताया है भाई H2O के आगे आप कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मानेंगे, तो इसको जरूरत पड़ने पर 1 मोल भी माना जा सकता है और 1 मॉलिक्यूल भी माना सकता है। अब क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट लग रहा है तो इस H2O को हम बोलेंगे अभी के लिए क्या, कि भाई सपोज 1 मोल H2O है, ठीक है। हालांकि हमने आपको यहां मॉलिक्यूल एक ही दिखाया। 1 मोल H2O का मतलब क्या है? 1 मोल H2O का ये मतलब है कि आपको 1 मोल H2O में, मतलब ये देखिए ये वाटर के कुछ पार्टिकल्स हैं और हमने बोला कि भाई ये 1 मोल वाटर है। कितना है?
1 मोल वाटर है। तो बताइए 1 मोल वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो जवाब है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसका मोलर मास कितना होगा? मतलब 1 मोल का जो मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो इसका मास कितना होगा वो हम निकाल लेते थे। कैसे निकालते थे याद करिए। तो हम निकालते थे, ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ हमने बोला कि भाई ये जो है ये किसको बता रहा है? 1 मोल ऑफ व्हाट? वाटर को। और इसका जो मास होगा वो हम कैसे निकालते थे याद रखिए, याद करिए। 2 इंटू हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितना होता था? 1 यूनिट, और ऑक्सीजन कितना होता था? 16। तो 2 इंटू 1 प्लस 16, 2 इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 2 1 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 18 यूनिट। लेकिन जब हम मोलर मास निकालते थे तो ग्राम पर मोल निकालते थे, याद है? मतलब ग्राम्स में निकालेंगे 1 मोल का मास हम, तो यू को हटा के हम ग्राम लगा देते थे क्लास में, याद है आपको? तो 18 ग्राम, यानी कि 1 मोल वाटर का मास कितना होता है? 18 ग्राम। मतलब कि 1 मोल वाटर के पार्टिकल्स जब हमारे हाथ में होंगे, 1 मोल वाटर के पार्टिकल मतलब 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स जब आपके हाथ में होंगे, मतलब किसी फ्लास्क में आपने ले लिया 1 मोल वाटर, तो आपको वो मास में कितना नजर आएगा? 18 ग्राम। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन्होंने देखिए हमसे इंफॉर्मेशन क्या गई, एक तो इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली कि भाई 1 मोल वाटर का जो मास होता है वो कितना होता है? 18 ग्राम होता है। ओके, अब यहां पर आपको इन्होंने कितना दिया हुआ बताइए? 360 ग्राम ऑफ वाटर दिया है। तो क्लास में हमने आपको एक और भी फॉर्मूला पढ़ाया है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सभी बच्चे ध्यान से चेक करें, नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से दिखाते थे। ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स का हमने आपको फॉर्मूला बच्चों क्लास में बताया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू व्हाट? गिवन मास अपॉन में क्या? मोलर मास। ठीक है। अब एक बात बताइए, आपको क्वेश्चन में कितना मास गिवन है? 360 ग्राम। ठीक है। और वाटर का मोलर मास कितना होता है? वैसे तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आपको याद होना चाहिए वाटर का मोलर मास कितना होता है। मोलर मास का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मास ही क्या कहलाता है? मोलर मास। तो 1 मोल ऑफ वाटर का मास हमने निकाला कितना है? 18 ग्राम। ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे? मोलर मास। और मोलर मास की यूनिट क्या होती थी? ग्राम पर मोल। याद करिए, ग्राम पर मोल। तो मोलर मास की जगह हमने क्या रखा? ग्राम पर मोल। ठीक है। मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल। ये क्या बताता है कि 1 मोल का मास कितना है? 18 ग्राम है। ठीक। अब देखिए ग्राम से ग्राम कटा और ये मोल कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 18 1 जा 18 2 जा 36 होता है और 0 बच गया, तो क्या आ गया बताइए? 20 मोल्स आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। तो यानी कि बच्चों ये जो 360 ग्राम ऑफ वाटर है, केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाएगा कि 360 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब कितने मोल? 20 मोल्स। यही तो मैंने निकाल लिया भाई। गिवन मास मेरा 360 ग्राम था और मैंने नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात कर ली और मेरे को फॉर्मूला याद है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा और मोलर मास जो आपको याद है या जो आपने निकाला हुआ है। ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो कितना हो गया बताइए यहाँ पर? 20 मोल्स हो गया। ठीक है। तो एक तो इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ भाई 360 ग्राम ऑफ वाटर, कॉमन भाषा में हम लोग बात करेंगे तो बोलेंगे हाँ भाई 360 ग्राम ऑफ वाटर है। केमिस्ट्री की भाषा में बात करेंगे तो बोलेंगे 20 मोल्स है। यानी कि 360 ग्राम ऑफ वाटर किसके इक्वल है? 20 मोल्स के इक्वल है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए जरा ऑप्शन देखते हैं, क्या इन्होंने हमें किसी ऑप्शन में 20 मोल्स ऑफ वाटर? यस। देखिए और सेकंड ऑप्शन बच्चों मुझे सही लग रहा है अभी तक। ठीक है। लेकिन क्या इसके अलावा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में से भी कोई सही है? क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो आपको उन्होंने यहां पर देखिए कुछ पेयर बना के दिए। ऑप्शन ए में बोला है कि ओनली फर्स्ट वाला सही है। ऑप्शन बी में बोला है कि फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। ऑप्शन सी में बोला है सेकंड और थर्ड सही। तो देखते हैं जरा, अभी तक तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि हाँ भाई ये वाला तो सही है, यानी कि सेकंड वाला सही है। तो कौन कौन सा चला गया? ए चला गया क्योंकि ए में ओनली फर्स्ट दिया हुआ है। और कौन सा चला गया? बी चला गया क्योंकि इसमें भी ओनली इसमें भी फर्स्ट और फोर्थ दिया हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं? तो बच्चों सी या डी में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो अगर सी और डी में से कुछ ना कुछ होना चाहिए तो सी और डी में बात किसकी कर गई है? सेकंड वाले की। ये तो कॉमन हो गया, तो हमको थर्ड और फोर्थ चेक करना चाहिए। तो ध्यान चेक करो, थर्ड और फोर्थ को अगर हम चेक करें तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही ऑप्शन किसके बारे में बात करते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। अब एक बात बताइए बच्चों कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? मतलब पार्टिकल का मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स। आप यहां पे पार्टिकल्स बोलिए या क्या बोलिए? मॉलिक्यूल्स बोलिए। बात क्या है? सेम है। ठीक है। एक बात बताइए बच्चों, 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल? पार्टिकल हटा दो आप, क्योंकि वाटर का क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। पार्टिकल तो 3 तरीके के होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स। ठीक है। तो 1
वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बताइए, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो आपके पास कितना वाटर है केमिस्ट्री की भाषा में, 20 मोल्स वाटर है। तो 20 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये आप नहीं निकाल सकते हो, बताओ भाई 1 मोल में अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 20 मोल में कितने होंगे, 20 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, 20 से राइट में मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से करिए, 20 से यहां मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 1, ये सब हटाओ। ठीक है, 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 20 मोल्स ऑफ वाटर कंटेन्स, इसको भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को हमने किससे करना है, 20 से। अब ये कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे होगी। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये कैलकुलेशन में आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 20 को 2 इंटू 10 नहीं लिख सकते हो। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, क्या मैं इसको हटा दूं, देखिए तो यहां पे आपने क्या किया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू इसको आपने क्या लिखा बताइए, 10 इंटू 2 भी लिख सकते हो, 10 को 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ये तो पता है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 23 प्लस 1 10 की पावर 24, और इस 2 को आपने इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। करिए, कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, और जहां पॉइंट है वहीं लगेगा, और 2 6 ज़ा 12, इतना आ गया। और ये दोनों मिलके क्या हो गए, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, 23 प्लस 1 24, बेस सेम है ना, दोनों की बेस क्या है, 10 है। बात समझ में आई। अब स्टूडेंट्स क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, हाँ अभी तक तो नहीं दिख रहा है लेकिन लग रहा है हाँ भाई ये आने वाला है। लेकिन इसमें देखो 1 के जस्ट बाद ऐसे पॉइंट लगा हुआ है, और हमारा कहाँ लगा है, 2 के बाद। तो हमने क्या पढ़ा था क्लास में, प्लस माइनस, याद है, हम खड़े हो जाते थे और हमने बोला था प्लस माइनस, मतलब जब लेफ्ट में पॉइंट ले जाओगे तो उतना आप प्लस कर देना, राइट में ले जाओगे तो उतना माइनस कर दोगे। तो ये बताइए, ये वाला पॉइंट अगर 1 प्लेस में लेफ्ट में लेके जाऊं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1.2044 इंटू 10 टू द पावर, और ध्यान दें क्योंकि आप लेफ्ट में ले गए, जब लेफ्ट में ले आते हो तो क्या करते हैं, पावर में ऐड करते हैं। कितने प्लेस लेफ्ट में ले गए हो, 1 प्लेस, इसलिए 10 की पावर में 1 ऐड कर देंगे तो 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25। अगर 2 प्लेस लेफ्ट में ले आते तो 26 हो जाता। ठीक है, तो ये है। तो आपको इस तरीके से बच्चों ऑप्शन 4 भी मिल रहा है, मतलब कि इस 20 मोल्स ऑफ वाटर में सुनो कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो जवाब है इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 25 मींस वेरी लार्ज नंबर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। वो आपको पता है मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होता है, और 360 ग्राम पानी है, ये लगभग इतना पानी होगा, ध्यान से चेक करिए, ये 1 लीटर का बॉटल है, लगभग इतना पानी होगा इसमें। तो इतने पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने, और इतने, ये जो 360 ग्राम ऑफ वाटर है इसमें मोल्स कितने हैं, 20 मोल्स। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, तो ये चीज़ है। तो अब आप देख लीजिए, आपका ऑप्शन 2nd और 4th करेक्ट हो गया, तो हम किस पे टिक लगाएंगे, डी पे। बताइए कोई डाउट है, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। अच्छा, मैं क्या सजेस्ट करता हूं आप लोगों को कि सभी बच्चों को कि पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल, साथ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का नाम है ना, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी साथ में देख लीजिए। दोनों चैप्टर मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल्स देखिए पहले, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों के लगाइए, ये ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। बिकॉज टोटल मिला के आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पढ़ाया गया है, एटम मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, तो अगर दोनों चैप्टर के आप वीडियोस देख लें पहले, टाइम तो लगेगा नो डाउट, ठीक है, उसको टाइम दीजिए अच्छी तरीके से। तो केमिस्ट्री का ये बच्चों बेस है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स पहले देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी लिंक दिया हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, रातों में जागिए, मेहनत करिए, कर लीजिए पहले कंप्लीट, फिर आपको यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाइए तो अच्छा फील आएगा। वैसे मैं पूरी आपको बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा टेंशन नहीं है कोई। हाँ बच्चों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। ओके, जो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एटम के लिए ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ये हमको बताना है बच्चों। ऑप्शन ए कह रहा है एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, मतलब कह रहा है कि एटम स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, मतलब आप मोटी मोटी भाषा में समझिए कि वो अकेला नहीं रह सकता है। क्या ऐसा क्या पॉसिबल है कि वो हमेशा अकेला नहीं रह सकता? जैसे हम आपको समझाते हैं, समझो जरा, देखो बच्चों, जैसे कि ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन का एटम है, ठीक, और ये हाइड्रोजन का एटम है। आपको पता है दोनों कंबाइन होकर वाटर बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। सर ये स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं? ये एक्चुअल में क्या होता है, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में शायद जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने पढ़ाया होगा, तो आप वहां पे देखोगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2,6। हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है अपना, ड्यूप्लेट, मतलब इसको कहीं से एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन से, अच्छा हाँ ठीक, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, बात समझो, देखो बच्चों,
देखिए ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, 6 हैं, ठीक। तो 6 हैं तो बना लीजिए आप 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, बात समझो। और ये हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉन स्टार से दिखा रहे हैं, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने, 1, तो एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से। अब ध्यान चेक करो, ये वाला हाइड्रोजन कहता है भाई मुझे ये वाला शेयर करा दो, तो मेरा क्या कंप्लीट हो जाएगा, ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए इस हाइड्रोजन ने यहाँ से ऑक्सीजन को रिक्वेस्ट किया मुझे ये वाला शेयर करा दो, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। और ऑक्सीजन क्या कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान चेक करो 1 2 3 4 5 6 तो इसके थे, एक इधर से शेयर करेगा एक इधर से। तो ये देखिए अब ये चीज बन क्या गई, तो जवाब है H2O बन गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल तैयार हो गया। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ध्यान से समझिए बच्चों कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने इसलिए रिएक्शन करके वाटर बनाया, आपस में केमिकल बॉन्डिंग करी, वो सब आप क्लास 10th में पढ़ोगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसलिए दोनों कंबाइन हुए आपस में, इंडिपेंडेंटली नहीं रह पा रहे थे। चेक करो इनको, क्योंकि ये डिस्टर्ब था, ये स्टेबल नहीं था क्योंकि इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट था, ये भी स्टेबल नहीं है क्योंकि इसका ड्यूप्लेट नहीं कंप्लीट है। तो दोनों ने बोला भाई चलो आओ हम लोग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोई कंपाउंड बना देते हैं जिससे इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो इसलिए यहां पे दोनों इंडिपेंडेंटली नहीं रहे बच्चों, कंबाइंड हो गए मौका लगते ही, और ये आपको वाटर का मॉलिक्यूल मिला। ऐसे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जब आपके हाथ में आते हैं तो आपका हाथ गीला हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो हमने यहां पर ये सीखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली नहीं रह पा रहे थे। लेकिन सवाल ये है क्या ऐसे एटम होते हैं जो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं? तो जवाब है हाँ। ग्रुप नंबर 18 में अगर आप आ जाओ, याद है आपको नोबल गैस ग्रुप नंबर 18, हाँ क्या होता था यहाँ, याद करिए, हीना, नीना और करीना, याद है आपको, हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, का को हम लिख के काट देते हैं साइड में, उसका कोई मतलब नहीं होता है, हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, ठीक है। तो ये क्या होता था, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सिर्फ आप सुन लीजिए, भी सब क्लियर हो जाएगा आपको। तो बच्चों ये जो नोबल गैस ग्रुप होती है, ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, इसको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, हाँ इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं सर? क्योंकि या तो इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है और या तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसे कि यहां पे देखिए हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। वो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। और नियॉन, बच्चों मैं आपको बता दूं नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो क्या आएगा? 2,8। अब चेक करो नियॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। तो बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? और जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये किसी से क्यों रिएक्ट करेगा? और किसी से जब ये रिएक्ट ही नहीं करेगा तो ये चुपचाप अकेला रहेगा। कौन से फॉर्म में? तो जवाब है मोनो एटॉमिक फॉर्म में। कौन से फॉर्म में रहेगा? हाँ मोनो एटॉमिक फॉर्म में। कौन से फॉर्म में रहेगा? मोनो एटॉमिक फॉर्म में। मोनो एटॉमिक का क्या मतलब होता है सर? अकेला एटम, अकेला एटम, किसी से कंबाइन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो जाते हैं, उनकी जरूरत है ना, किसी का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, किसी का ड्यूप्लेट नहीं कंप्लीट है। लेकिन ये जो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स होते हैं आपके, ठीक है, वैसे तो आप क्लास 11th में जाके पढ़ोगे कि ये ज़ेनॉन रिएक्शन कर जाता है, तो ज़्यादा नीचे हमें नहीं जाना, उसको मत देखो आप ऊपर से ये भी एक्सप्लेन कर दो। नियॉन के एग्जांपल से यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे कि नियॉन का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है तो नियॉन क्यों किसी से रिएक्ट करेगा बताइए? तो उसका नेचर कैसा होगा? इनर्ट, ठीक है। तो हमें जो यहाँ पर बात समझ में आई कि इन्होंने जो हमें बोला कि भाई एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो जवाब है नहीं, हमेशा तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट है, दैट इज हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, तो ये सब तो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, ये किसी से नहीं कंबाइन करते, उनको जरूरत ही नहीं है, वो तो स्टेबल है, उनका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब बताइए इन्होंने बात सही करी कि गलत करी है? हाँ गलत करी है, क्योंकि इनका कहने का मतलब है एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी तो वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाते हैं बेचारे, ठीक है ना। जैसे कि इस केस में आपने देखा जब वो अनस्टेबल होते हैं तो कंबाइन करके कोई मॉलिक्यूल बना देंगे, बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन कभी कभी का मतलब ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स है जो जल्दी से रिएक्ट करते हैं, वो आप 11th में पढ़ोगे, लेकिन जल्दी ये रिएक्ट नहीं करते, स्पेशल कंडीशंस में ये रिएक्ट करेंगे। बात समझ में आई? तो इन्होंने तो बात गलत कर दी, ये तो इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं। तो इसका हम लोग बताइए आंसर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इनर्ट गैसेस एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। क्या लिखेंगे? सभी बच्चे कॉपी में लिखेंगे इसका रीजन, इनर्ट गैसेस एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये ऑप्शन ए पे मैं टिक लगा रहा हूं क्योंकि इन्होंने हमसे ये बोला था कौन सा ट्रू नहीं है,
तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। आइए जरा और भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो ऑप्शन बी देखिए, एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच द मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स आर फॉर्म्ड। यस, ठीक है, आपने देखा बच्चों, एटम ही तो बेसिक यूनिट होता है जिससे मॉलिक्यूल्स बने हैं या जिससे आयन बने हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं मॉलिक्यूल का, ये रहा आपके सामने, चेक करो। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है बताइए? वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम से। तो भाई सही तो बोला उसने क्या, कि एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स मतलब बनाने वाला। तो एटम ही किसको बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स को, और आयंस को भी बनाते हैं। आइए हम आपको बच्चों एक आयन का एग्जांपल देते हैं। आपने शायद एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाले ही चैप्टर में पढ़ा हो, आपको हमने कार्बोनेट आयन बताया होगा, CO3 2-। ठीक है, देखा आपने? तो ये जो CO3 कार्बोनेट आयन है, ठीक है ना, और भी कोई आयन मैं आपको दिखा सकता हूं, जैसे कि आप ध्यान से चेक करिए, ऑक्साइड आयन O2-। ठीक है, तो ये चीज़ है नॉट O2-, नहीं ऑक्साइड की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि ये O2- होता है। ठीक है, तो इसकी बात नहीं करते हैं। तो आप इसको कार्बोनेट से समझ सकते हो। और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको ज़्यादा दिल पे नहीं लीजिएगा, जैसे जैसे हमने पढ़ाया हुआ है तो क्लास में आपको बताया। देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बताना, मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये भी आपका क्या है? एनायन है। एनायन मतलब नेगेटिव आयन, ये भी आपका नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो इस आयन को देखिए, इस आयन पे ये आयन कैसे बना हुआ है बताइए? ये आयन ऑक्सीजन के 3 एटम से और कार्बन का 1 एटम, तो एटम में ही तो कंबाइन हुए। और 2- मतलब 2 इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना क्या आता है? माइनस। अब यहाँ पे क्या कमेंट करोगे कि ये आयन कैसे बना हुआ है बताओ? यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 1 एटम है, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, इसलिए ओनली 1- है। तो आपको धीरे धीरे डाइजेस्ट करना है बच्चों, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि देखिए आयंस भी किससे बने? एटम से। तो स्टेटमेंट ये जो बी वाला है, ये भी तो सही बात कह रहा है कि भाई क्या, कि एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड। बात समझ, ये भी बात इनकी सही है। हमें तो नॉट करेक्ट वाले को टिक करना था, तो इसको हम नहीं टिक करेंगे, तो सही बात है। उसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। हाँ, ये थोड़ी सी बात देखिए बच्चों, अगर सिर्फ एटम उन्होंने हमें कहीं दे दिया है, जैसे कि देखो हाइड्रोजन का एटम, ठीक, जैसे कि ये देखिए क्लोरीन का एटम, तो जब तक कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करता है तब तक उस पर कोई चार्ज नहीं आता। ये आपने क्लास में पढ़ा होगा। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो जितने इलेक्ट्रॉन दे देता है उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतना उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बच्चों, याद होगा आपको कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कैसे? 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अब इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है ना, बाहर देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कहीं से, बात समझ नहीं, और लेके क्या बनाएगा? क्लोराइड आयन। बात समझ नहीं। लेकिन जब तक इसने लिया नहीं था, ये चुपचाप बैठा हुआ था, तब तक तो ये न्यूट्रल था। मतलब एटम न्यूट्रल ही रहते हैं जनरली। वो तो जब कोई केमिकल रिएक्शन करने जाएंगे कहीं पे अपने ऑक्टेट या ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, तब इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे, तब उस पर चार्ज आने की संभावना रहती है। तो ये बात भी इन्होंने सही करी हुई। बात समझो बच्चों, अगर आपको कहीं पे देखिए क्लोरीन का एटम, कहीं पे अगर आपको सोडियम का एटम ऐसा दिया हुआ है, तो सब न्यूट्रल ही तो होते हैं, अभी इस पे चार्ज नहीं है। सोडियम आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तब उस पर क्या आता है? पॉजिटिव। तो ये सब आप स्ट्रक्चर एटम सब कुछ जब पूरा पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी तो हमें ऑप्शन पे टिक लगाने, इसलिए बस हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा फील कर पाओ। बात समझ नहीं? तो ये बात भी तो इसकी सही थी, एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, उसके बाद हाँ, एटम्स न्यूट्रल कब नहीं होंगे बताओ? जब वो केमिकल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट कर रहे होंगे जिस टाइम, तब शायद वो अपनी न्यूट्रलिटी खो दें, क्योंकि उस टाइम शायद वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हो या इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। लेकिन अभी कोई रिएक्शन की तो बात करी नहीं जा रही, जनरली बता रहे कि भाई एटम न्यूट्रल होते हैं। हाँ, एटम न्यूट्रल होते हैं जनरली। ठीक है, उसके बाद और एटम न्यूट्रल क्यों होते हैं? आपको पता है, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। याद है ना आपको कि भूल चुके हो? हाँ, जैसे कि ये देखिए सोडियम की अगर हम आपको बात बताएं, तो सोडियम में बच्चों आपको पता है कि एटम का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, आपको पता है, ठीक है ना। और प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो जैसे कि अगर आप सोडियम की बात करें, तो सोडियम में बच्चों 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाषण नहीं कि नहीं? तो बताओ 11 प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज आएगा? +11, और 11 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आएगा? -11। तो नेट चार्ज कितना होगा? 0, कट जाएगा दोनों। ऐसे आप फील कर सकते हो कि नहीं बताओ? तो बताओ एटम न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर यस, नहीं न्यूट्रल हुआ। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, 0 चार्ज होगा। ओके, बात समझ में? क्लोरीन में देख लीजिए, क्लोरीन का ये एटम देखिए। हाँ भाई, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? क्लोरीन में 17। इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं?
17 भाई जो एटम का, हाँ -17 नहीं -17 नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन के नंबर मैंने लिखे हुए हैं ना। -17 का मतलब उस पर -17 यूनिट चार्ज है। जब चार्ज की आप बात करोगे तो आप बोल सकते हो। ये अभी हमने लिखा है यहाँ पे 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। 17 प्रोटॉन की वजह से +17 चार्ज और 17 इलेक्ट्रॉन की वजह से -17, नेट कितना हो गया 0। तो एटम न्यूट्रली तो है, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। क्लोरीन के न्यूक्लियस में जितने भी न्यूट्रॉन होते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। अभी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है ना। ऑप्शन डी कह रहा है एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। एग्रीगेट मतलब इकट्ठा होना। अभी तो मैंने आपको बताया था कि ध्यान से चेक करो, कह रहा है एटम्स अगर एग्रीगेट हो जाए, पास पास आ जाए, तो वो मैटर बनाते हैं और आप उसको क्या कर सकते हो, या तो देख सकते हो, या तो फील कर सकते हो, या तो टच कर सकते हो। बिल्कुल सही। मैं आपको एग्जांपल देता हूं आयरन के पीस का। लोहे का जो पीस है, कोई आयरन का पीस है बच्चों, तो ये मेटल का कोई पीस है आयरन का, तो आयरन का जो पीस होगा, आयरन का एटम का फॉर्मूला क्या होता है Fe, ठीक। तो ये जो आयरन का पीस है, अगर इस पे जाके अगर हम रिसर्च करें तो हमें क्या पता चलता है कि इसमें बहुत सारे आयरन के क्या हैं, एटम्स। ये देखिए बहुत सारे आयरन के एटम है जो आपस में मेटेलिक बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे हाथ में एक आयरन का पीस आ जाता है और हम उसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसी तरीके से भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, किसका याद करिए, वाटर का। मैंने बोला था एक वाटर का मॉलिक्यूल आपका हाथ नहीं गीला करता, लेकिन बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल जब पास पास आ जाते हैं तो आपका हाथ गीला हो जाता है। लेकिन वो जो वाटर के मॉलिक्यूल बहुत सारे, वो बने किससे, बहुत सारे एटम्स से। बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं और बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम होते हैं। पसंद में, तो आप उसको टच कर सकते हो कि नहीं, तो आपको फील होता है हाँ भाई चलो ये पानी है, कोई लिक्विड है ये। इसी तरीके से एयर ले लीजिए जरा, एयर जो होती है आपकी, ठीक है। तो एयर में क्या होता है बताइए, एयर में गैसेस होती हैं, है ना। एयर क्या है, गैसेस का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, ठीक है। तो वहां पे आपने देखा हाइड्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपकी नॉवल गैसेस भी होती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये सारी जो आपकी गैसेस होती हैं। अब एक बात बताओ कि एयर आप कैसे टच करके जाती है, मतलब हवा चलती होगी कभी आपने देखा तो फील करते हो, आप बाइक पे जा रहे हो तो हवा लग रही है, तो वो क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। अब वो मैटर ही तो है जो आप फील कर रहे हो। वो मैटर बना किससे बताइए, चेक करिए, एटम्स का ही तो क्या है, एग्रीगेट हुए। कैसे, कोई पूछेगा कैसे, समझ में नहीं आ रहा तो बोलोगे देखो कार्बन और ऑक्सीजन का एटम जब एग्रीगेट हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बना, मॉलिक्यूल बना। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हवा में होते होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो आप जब बाइक से ऐसे आते हो तो कुछ जैसे लगता है आपको मार रहा है आके, तो वो कौन आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स हाई वेलोसिटी से आके आपसे टकराता है, या आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो एक रिलेटिव वेलोसिटी पैदा होती है। वो सब अलग की बात है, क्लास 11th में आप देखोगे, लेकिन आपको फील हुआ ना। हाँ, नाइट्रोजन के भी मॉलिक्यूल आके लग रहे होंगे, हाइड्रोजन के भी लग रहे होंगे, ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन के भी लग रहे होंगे। तो इस तरीके से मोटी मोटी बात यह है कि जो मैटर आपने फील किया वो कलेक्शन है किसका, बहुत सारे एटम्स एग्रीगेट होकर ऐसा मैटर बनाते हैं। पसंद में, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन था। तो इनकरेक्ट ऑप्शन ओनली ऑप्शन ए पे टिक लगाएंगे, ओके, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस इज। ध्यान दें, एक बात बताइए बच्चों, नाइट्रोजन गैस का हमने आपको सिलेंडर दिया, ये हम आपको शुरू से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बार बार पढ़ाते हुए आ रहे हैं। हमने नाइट्रोजन गैस का आपको सिलेंडर दिया, तो इस नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर में जरा ध्यान दें, आपको नाइट्रोजन के एटम्स मिलेंगे कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, बताइए। हाँ, इसके लिए मैं समझ रहा हूँ आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो, समझो जरा, अभी आप जवाब दोगे, रुक जाओ। आइए जरा हम आपको कुछ बात बताते हैं, समझिए बच्चों। देखिए, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। कितना होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर? 7। अब देखिए, ये नाइट्रोजन के एटम का सिंबल है, ये नाइट्रोजन के एटम का सिंबल है, ओनली n लिखेंगे हम, ठीक है। अब समझिए जरा, तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है, 7 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए। अब जिनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करना है, ये K शेल होती है, ये L होती है, ये M, इतना समझ लो आप, K शेल, L शेल, M शेल, ठीक है। K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, यहाँ पे 8, फिर ऐसे 18। तो ज़्यादा आपको नहीं करना होगा, आपको केवल K और L के लिए भी चलेगा, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अब आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए यहाँ पर, मतलब जो उसका एटॉमिक नंबर होता है ना एटम का, वही टोटल किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के इक्वल। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बात समझो फटाफट। देखो बच्चों, जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, वही किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और वही किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो एटॉमिक नंबर हमने नाइट्रोजन का आपको बताया कितना है? 7 है। तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं? 7 ही होते हैं,
ठीक, अब 7 इलेक्ट्रॉन को आप K शेल में और L शेल में डालिए। तो पता है ना आपको कि एटम के चारों तरफ शेल्स होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ऐसा कुछ। तो बताओ बच्चों 7 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करना होगा बताओ। K शेल में कितना जाएगा बताओ, पहले 2 डाल देना है, हाँ तो 2 यहाँ चला गया। सेकंड में 8 जाना चाहिए, लेकिन 8 बचा ही नहीं है, चेक करो 7 में से 2 यहाँ चला गया, कितना बचा 5। तो L शेल में कितना जाएगा 5। इसलिए हम आपको क्या बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2,5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से व्यवस्थित हैं एटम में, उसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से। ओके, अब आपको आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन देखने, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने यहाँ पे नाइट्रोजन का एक एटम बना लिया, ठीक, और इसमें आपको 5 इलेक्ट्रॉन अब दिखा देने हैं। कैसे दिखाएंगे, क्या कोई डाउट है क्या? हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन में देखिए 1 2 3 हमने ऐसे सामने दिखाया। अब उसका कारण है भी हम आपको बता रहे हैं, एक ऊपर दिखाया हमने, एक नीचे दिखाया, ठीक। अब मुझे इस एटम को बच्चों देख के बताओ क्या ये स्टेबल है। स्टेबल का मतलब इसके आउटर मोस्ट में क्या 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं उसका, तो नहीं है। चेक करो कितने 1 2 3 4 5, वो तो आपको यहां से भी दिख रहा था। तो अब ये क्या करेगा, ये शेयरिंग करना चाहता है किसी से, कर तो ये किसी से भी लेगा, लेकिन नाइट्रोजन गैस के बारे में जब उसने पूछा है तो नाइट्रोजन का एक एटम अपने ही जैसे एटम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन के साथ और बॉन्डिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे एक और नाइट्रोजन का एटम आएगा ऐसे, ठीक, और नाइट्रोजन का ये वाला जो एटम है इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा ही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का कोई भी एटम हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन हमने 1 2 ऊपर दिखाए और 3 ऐसे सामने दिखा दिए। ऐसा हमने इसलिए दिखा दिया, हम आपको ये दिखाना चाहते थे। ध्यान से चेक करो बच्चों, 1 2 3 4 5 तो इसके हैं और 3 सामने से ऐसे शेयर कर लेगा। बताओ इसके कितने हो गए 8। अब इसके देखो 5 तो ये हैं और 3 ऐसे सामने से शेयर कर लेगा। अब बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं। ठीक है, अब इस चीज को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। देखिए बच्चों 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, तो जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है ना उनको आप ऐसे लाइन से जोड़ दीजिए। ये देखिए, तो क्या बना, N ट्रिपल बॉन्ड N बना। मतलब नाइट्रोजन का एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के क्या बनाता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना देता है। इसलिए नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N2। N2 से हमें ये पता चलता है कि 2 नाइट्रोजन के एटम जुड़ के नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मुझे आप बताइए, नाइट्रोजन गैस का हमने आपको सिलेंडर दिया, उसमें आपको नाइट्रोजन के एटम मिलेंगे कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे? आप बताइए, मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्योंकि मान लो अगर उसमें नाइट्रोजन के एटम डाले भी गए हो किसी नेचुरल प्रोसेस से, कहीं से भी आए हो, तो फटाक से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर देंगे बच्चों। तो ये जो बच्चों हम यहाँ पे पार्टिकल्स आपको ये दिखा रहे हैं नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर में, ये नाइट्रोजन के एटम नहीं हैं, ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। यानी कि ये भी N2 है, ये भी N2 है, ये भी N2 है, ये भी N2 है, और इस तरीके से बहुत सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मुझे बताइए कि जब इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस, तो आपको सिलेंडर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो उसमें जो गैस भरी है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बच्चों, वहां पे एटम नहीं मिलेगा आपको। तो बताइए हम किस पे टिक लगाएं इसमें से? हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब व्हाट इज Ni? तो बच्चों Ni क्या होता है, निकल। ठीक है, निकल एक ट्रांजिशन मेटल होता है, वो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। तो निकल एक तरीके का बच्चों मेटल है जिसका सिंबल क्या होता है, NiCKle, आई थिंक, हाँ NiCKle इसकी स्पेलिंग होती है। तो ये निकल मेटल हो गया, ये तो हो नहीं सकता। अब देखो बच्चों, ये N+ है ये क्या है, एक तरीके का आयन है। ये कैसे आयन ये बना होगा? तो जवाब है कि जब नाइट्रोजन ने क्या किया होगा, नाइट्रोजन का एक एटम ले लीजिए बस, ठीक है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट में थे। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा तब क्या बना होगा, N+। तो ये तो नाइट्रोजन का एक एटम है, वैसे ये N+ स्टेबल नहीं होता तो ये जल्दी मिलेगा नहीं आपको। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम किसी भी तरीके से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो आपको क्या मिलेगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उतना क्या आ जाता है, पॉजिटिव। तो ये भी नहीं मिलेगा गैस में, आपको पता है, तो इस पर भी हम क्रॉस लगा देते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये तो नाइट्रोजन के एटम का सिंबल है और एटॉमिक फॉर्म में गैस थोड़ी ना होगी अंदर, वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी। बात समझ आएगी नहीं? तो ये भी हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कोई डाउट है? ओके, तो ये सारी चीजें हैं और इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम इज। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, सोडियम का तो बच्चों बहुत फेमस है, हाँ, N और A, ये सोडियम का, और स्मॉल a होना चाहिए यहाँ पर। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको पता है क्या दे दिया, सोडियम को बच्चा सोचेगा SO, नहीं, सोडियम का SD किसी बच्चे ने ले लिया, नहीं, सोडियम में N और A कैपिटल कर दिया, ये भी नहीं, तो Na। अब बच्चे बोलेंगे सर Na2 नहीं होता है क्या? आपने तो पीछे नाइट्रोजन का N2 बताया था, यहाँ पे Na2 क्यों नहीं होता? बच्चों सोडियम इज अ मेटल, सोडियम इज अ मेटल, और सोडियम एक ऐसा मेटल जिसको नाइफ से आप काट सकते हो। आपको ये तो पता है, तो कॉमन एक जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन है, काफी सॉफ्ट होता है, तो नाइफ से चाकू से आप काट सकते हो। लेकिन बच्चों
जब मेटल मिलते हैं ना आपको, तो मेटल क्या करते हैं, जैसे ये सोडियम का पीस है मान लो, ठीक है, तो मेटल में आपको ओनली सोडियम के एटम ये ऐसे मिलेंगे, और सोडियम के एटम के बीच में आपस में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो जब मेटेलिक बॉन्डिंग होती है तो एक डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग होती है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव आयन यहाँ पे बीच में मिल जाते हैं, और ये किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऐसे मिल जाता है। तो हम इसको डिस्कस ज़्यादा करेंगे नहीं, ठीक है। ये आप 12th क्लास में आप डिटेल में इसको पढ़ोगे कि मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आपस में कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं होगी, जैसे शेयरिंग नहीं हो रही थी, ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं होती। मेटल या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं किसी को, लेकिन मेटल को करता नहीं है डोनेट। तो सोडियम के पीस में तो केवल सोडियम का ही एटम होता है ना, तो वो आपस में किसी को ना ये इसको देता, ना ये इसको देता। एक स्पेशल इसमें बॉन्डिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जिसमें आपको बीच में ये पॉजिटिव आयंस दिखाई पड़ते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन का सी दिखाई, सागर जैसा दिखाई पड़ता है अगर हम उस पर रिसर्च करें जाके। तो मोटी मोटी बात सुन लीजिए, मोटी मोटी बात ये है कि जब हमें सोडियम का कोई पीस मिलेगा ना, तो उसको अगर चेक किया जाए तो उसमें सोडियम का एटम होगा, 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 सोडियम का एटम होगा। तो बताओ सोडियम के पीस में क्या मौजूद है, सोडियम का एटम। तो उसको इसी फॉर्म में सोडियम का मॉलिक्यूल नहीं बनता है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो वो एटॉमिक फॉर्म में एक एटम दूसरे सभी एटम्स मिलके मेटालिक बॉन्डिंग टाइप का कुछ करते हैं, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, बात समझ में। तो मोटी मोटी बात, हमको सिंबल जानना था तो वो हमने जान लिया, ठीक है। क्या होता है, Na, ये सोडियम का सिंबल होता है, तो सबको पता है, बहुत बेसिक है, ठीक है। तो कोई डाउट आई थिंक इसमें होना नहीं चाहिए। तो नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते जो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। पिन कमेंट पे रीड मोर पे आप क्लिक करिए, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पहले लेक्चर्स उसके क्लासेस उसकी देख लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, ईयरफोन लगा के अच्छे से बैठिए, टाइम दीजिए, फिर आप एग्जाम्पलर को सॉल्व करें तो बेहतर होगा। एंड स्क्रीन चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आ रहा होगा। ऑल द बेस्ट।